तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी 19वें एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल इवेंट में गोल्ड जीता है और इन्होंने फाइनल में ताइवान की जोड़ी को हराया। तो इस तरह से ये हमारा एशियन गेम्स में 9वां गोल्ड है। अभी 19वें एशियन गेम्स में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका गोल्ड मेडल। तो अभी भारत की स्क्वैश टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके गोल्ड जीत लिया और आप देख सकते हो ये एशियन गेम्स में हमारा 10वां गोल्ड है। फिर बताओ अभी हाल ही में किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा मोहम्मडन SC। तो अभी मोहम्मडन SC ने किशोर भारती स्टेडियम में कोलकाता फुटबॉल लीग 2023 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट्स को हरा करके लगातार तीसरी बार ये खिताब जीत लिया है और मोहम्मडन के स्टार स्ट्राइकर हैं डेविड लालहनसांगा। ये लीग के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। चलो फिर बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई? तो आंसर होगा नेपाल। अभी एशियन गेम्स में हुआ ये सब, इसमें पुरुषों के क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में हुआ ये। नेपाल ने 20 ओवर में 314 रन बना दिए और इस तरह से T20 इंटरनेशनल में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली ये दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई। अच्छा, आप जानना नहीं चाहोगे किसके खिलाफ इन्होंने ये काम किया भैया? सामने कौन था ऐसा महान? तो मंगोलिया थी, मंगोलिया की टीम। शायद आज ही आपको पता चला होगा और मुझे भी कि मंगोलिया की क्रिकेट टीम भी है। चलो फिर बताओ 19वें एशियन गेम्स में अनु रानी ने गोल्ड जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा भाला फेंक। तो एशियन गेम्स 2023, तो अभी इसमें 10वें दिन भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं। दोनों में आपको बताता हूँ, एक तो अनु रानी ने जीता है भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो कहते हैं इसे, और एक पारुल चौधरी ने जीता है 5000 मीटर की रेस में। अच्छा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी अक्टूबर 2023 में किसने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया है? तो आंसर होगा शेष भारत ने। अब अगर डेली आप करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते होंगे तो आप लोग सोचेंगे कि यार अभी ईरानी ट्रॉफी तो हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, शायद मार्च के महीने में, जिसमें हमने पढ़ा था कि शेष भारत ने उसे जीत लिया है मध्य प्रदेश को हरा करके। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन वो 2022-23 वाला सेशन था जो 59 नंबर का था, जो अभी मार्च में खेला गया था। लेकिन जो अभी इस प्रश्न में हम लोग पढ़ रहे हैं ये अभी 1 से लेकर 3 अक्टूबर 2023 तक खेला गया और ये जो ईरानी कप है या इसे ईरानी ट्रॉफी भी आप बोल सकते हो, ये 2023-24 वाला संस्करण है। कौन से नंबर का? 60वां संस्करण, और इसे भी जीत लिया है शेष भारत ने। तो इस तरह से आप देख सकते हो सबसे ज्यादा खिताब इसी के नाम है। कितने? 30 टाइटल ये जीत चुका है। अभी इसने किसे हराया? सौराष्ट्र को हराया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ये कहां पे खेला गया? गुजरात में। गुजरात में राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। इसमें शेष भारत के कप्तान थे हनुमा विहारी और सौराष्ट्र टीम के कप्तान थे जयदेव उनादकट। तो ईरानी ट्रॉफी ये एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका आयोजन कौन करता है? BCCI। और BCCI का भी टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? IDFC फर्स्ट बैंक। तो ईरानी ट्रॉफी या ईरानी कप ये है क्या? तो ये मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीम के बीच में खेला जाता है ये टूर्नामेंट। और आपको बताया अभी रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने ही जीती थी। तो देख लो ना, सौराष्ट्र और शेष भारत के बीच में ये टूर्नामेंट हुआ। चलो फिर बताइए, अक्टूबर 2023 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत किसे हराकर विजेता रहा? तो आंसर होगा पाकिस्तान को। मैंने यूं नहीं पूछा कौन जीता, मैंने पूछा भारत ने किसे हराया। तो इस तरह के ट्विस्ट करके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमने बात करी किसकी? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 की। लेकिन ये भी याद रखना, ये हुआ कहाँ पे? नेपाल में हुआ, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। अभी 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ये हुआ। इसे भारत ने जीता। भारत ने 8वीं बार ये खिताब जीता है और इसमें उप विजेता रहा पाकिस्तान। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन, इन्हें किस क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा चिकित्सा। तो यहां बात कर रहे हैं हम नोबेल पुरस्कार 2023 की। और आज देख लो, नोबेल प्राइजेस शुरू हो चुके हैं दिए जाना, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं
चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि फिजियोलॉजी आप बोल सकते हो, और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को चुना गया है जिनके नाम है कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन। और ये सम्मान उन्हें उनके न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। mRNA मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो 2 वैज्ञानिक है ये कहाँ से हैं, किस देश के हैं? तो ये जो कैटलिन कारिको है ये हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक है और ड्रू वीसमैन ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। आप जानते हो। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? अभी 19वें एशियाई खेलों में अविनाश साबले ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा स्टीपल चेज। स्टीपल चेज क्या होता है? इसमें दौड़ करनी होती है, बीच बीच में ऑब्स्टिकल रख देंगे, रुकावट रख देंगे, उसको छलांग लगाना है, थोड़ा सा पानी का गड्ढा आ जाएगा, उसको छलांग लगाना है, तो इसे कहते हैं स्टीपल चेज। तो अभी एशियाई खेलों में 8वें दिन भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं। तीनों में आपको बताता हूं। एक तो हमने देखा अविनाश साबले, इन्होंने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीता। दूसरे हैं तजिंदर पाल सिंह, इन्होंने शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। और तीसरा गोल्ड शूटिंग ट्रैप टीम ने जीता है। टीम है मतलब कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर है, 3 खिलाड़ी हैं, जिनके नाम है जोरावर सिंह, किनान डेरियस चेनाई और पृथ्वीराज टोंडिमन। अच्छा, इसके अलावा एक नाम मैं आपको और बताऊंगा, अदिति अशोक का नाम। वैसे आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ये भारतीय गोल्फर है। इन्होंने इस बार इसमें सिल्वर जीता। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सिल्वर वाला, क्योंकि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला गोल्फर है। मतलब गोल्फ में अभी तक हमारे पास एक मेडल भी नहीं आया जब से एशियन गेम्स से स्टार्ट हुए, इसलिए इनका नाम मैंने आपको बताया। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा रैक्सी यांग झांग। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर हैं ये गणितज्ञ, जिनका नाम है रैक्सी यांग झांग, और अभी इन्हीं को 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है और इसमें इन्हें पुरस्कार के रूप में $10,000 की राशि मिलेगी। तो ऐसे याद रखना, बड़ा अजीब सा नाम है इनका, ऐसे याद रख लो, रिक्शे वाला झांग, रैक्सी यांग। अच्छा, ये आपको याद है श्रीनिवास रामानुजन जी की जो जयंती होती है उस दिन को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। किस दिन? 22 दिसंबर को। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है? 14 मार्च को होता है। वैसे आप जानते हो जो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, और अभी 2023 का ये मिला था लुइस कैफरेली को। बाकी अभी विश्व शांति पुरस्कार 2023 मिला नरगिस मोमंड हसनजई को, ये अफगानी महिला है। और अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला था प्रोफेसर थलापिल प्रदीप। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में पियरे फेरेंक और एनी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा फिजिक्स। भैया, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी है अब, और आज फिजिक्स के लिए 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। पहले उनके नाम जान लो। उनके नाम है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर। और उन्हें ये पुरस्कार उनके प्रायोगिक तरीकों, जो पदार्थों में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, उसके लिए दिया जा रहा है। या ऐसे आप यूं भी कह सकते हो कि विभाजित सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में परमाणुओं को देखने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, यहां पे एक शब्द मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एटो सेकंड। तो एटो सेकंड हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, भैया एटो सेकंड से आप क्या समझते हो? तो ये समय की सबसे छोटी यूनिट बताई गई है। इसकी अगर वैल्यू पूछोगे या एग्जाम में आपसे वैल्यू पूछ ले तो 10 की पावर -18 सेकंड इसकी वैल्यू होती है। मतलब 1 एटो सेकंड बराबर 10 की पावर -18 सेकंड। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिन्हें 2 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आंसर होगा जॉन बार्डीन। 1956 और 1972 में इनको मिला था। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा के.एन. शांत कुमार को। तो के.एन. शांत कुमार, इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा उपाध्यक्ष बनाया गया है प्रवीण सोमेश्वर को, जो कि अभी हिंदुस्तान टाइम्स के सीईओ हैं। और भार्गव दास गुप्ता आपको पता है अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने थे। मनोज यादव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने।
चलो फिर बताओ, अभी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा नितिन गुप्ता। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष नितिन गुप्ता है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देखो, प्रत्यक्ष कर के लिए सीबीडीटी होता है और अप्रत्यक्ष कर के लिए मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए सीबीआईसी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसके याद होगा अभी नए अध्यक्ष बने थे कुछ समय पहले, जिनका नाम संजय कुमार अग्रवाल है। तो ये प्रश्न भी एक हो गया, इसको भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बन गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बन गए ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और कौन से नंबर के बने? तो 28वें नंबर के बने। किनका स्थान लिया? राजीव चौधरी का। अच्छा, 28वें नंबर से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपको लिंक करा के याद कराता हूं। अभी 28वें नंबर के हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक बने थे, वो भी 28वें नंबर के थे, इसलिए जानबूझ करके ऑप्शन में मैंने उनका नाम लिखा है। उनका नाम है SS दुबे। और एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न यहां से मैं आपको बताऊं तो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाएगा। कहां पे? लद्दाख में, लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा तरुण सोबती। तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती ये अभी भारतीय नौसेना में उप प्रमुख बन गए हैं। किसका स्थान लिया उन्होंने? संजय महेंद्रू का। और वैसे आप जानते हो हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और नेवल डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बार का जो नौसेना दिवस है वो हम कहां पे मनाएंगे? चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहम्मद मुइज्जू। तो मालदीव में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसमें विजेता रहे प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू। तो याद रखना, ये जुजू जो है मालदीव के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, मोहम्मद मुइज्जू। और आपको बताऊं, इनके प्रेसिडेंट बनने से भारत को नुकसान है क्योंकि ये चाइना के ज़्यादा करीब है। मालदीव की बात करें तो कैपिटल इसकी माले है, करेंसी है रुपया। और मालदीव के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? अभी एक्यूवेरियन एक्सरसाइज किया था और एकता एक्सरसाइज भी हमने किया था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा रशिया में, FTX 2023। FTX मतलब हो गया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। कहां पे हुआ? मॉस्को, रशिया में। लेकिन इसको होस्ट किया रशिया और म्यांमार ने। और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि अभी भारतीय सेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलो फिर बताओ, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सह्याद्री। तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ और इसमें भारत के INS सह्याद्री जहाज ने हिस्सा लिया। ये 20 और 21 सितंबर को हुआ था। INS सह्याद्री की बात करें तो ये स्वदेशी निर्मित है, मतलब भारत में बना है। कहाँ पे बना है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई में। इसे प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। ये है संप्रीति एक्सरसाइज, भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है और हुआ कहाँ पे? मेघालय में, मेघालय के उमरोई में ये हुआ। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, किसके बीच, कौन सा संस्करण और कहाँ पे हुआ। अब पहले बांग्लादेश की स्टैटिक देखते हैं। इसकी कैपिटल होती है ढाका, करेंसी है टका। प्रेसिडेंट अभी नए बने थे, याद रखना, मोहम्मद शाहाबुद्दीन नाम है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। वैसे बांग्लादेश के साथ 2 एक्सरसाइज और याद रखना, एक बोंगो सागर एक्सरसाइज भी हम करते हैं, एक कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज भी हमने की है। चलो फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम इस बार की बहुत बड़ी है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, देखो, वृद्ध जनों से यानी कि ओल्डर पर्सन से 3 डे आपको मिलेंगे पूरे साल में। एक तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, एक होता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो 15 जून को होता है।
और एक विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी होता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वो 21 अगस्त को होता है। तो ये तीनों डेज आपको याद रखने हैं ताकि आप कंफ्यूज न रहो। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड हैबिटेट डे? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को। ये हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और इस बार ये आ रहा है 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को मना रहे हैं हम वर्ल्ड हैबिटेट डे। थीम क्या है इस बार की, रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। वैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं, आपको पता है, और 2 अक्टूबर को इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी मना रहे हैं। फिर बताइए, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 अक्टूबर को। तो हर साल 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं हम 3 अक्टूबर को। लेकिन इसी से संबंधित एक और आपका डे होता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वो 28 जुलाई को होता है। देखो कितना एक शब्द का फर्क है, आपका प्रश्न चेंज हो गया। विश्व प्रकृति दिवस तो 3 अक्टूबर, लेकिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तो आंसर होगा 28 जुलाई। फिर बताओ, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 4 से लेकर 10 अक्टूबर। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड स्पेस वीक, यह हर साल 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर बताओ, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो ई कैबिनेट सिस्टम, या यूं कहूं कि पेपरलेस कैबिनेट शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा था फिर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अब ये चौथा बन गया त्रिपुरा। चलो फिर बताओ कि भारत किस स्थान पर पहली बार PATA पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो पाटा ट्रेवल मार्ट 2023, यहाँ पे पाटा मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो ये पर्यटन क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी है। ये पहली बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। कब से कब तक? 4 से लेकर 6 अक्टूबर 2023 तक। कहाँ पे? भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में टॉप पर कौन सा शहर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम है इंडियन रियल एस्टेट स्ट्राइड्स 2023 मिड ईयर आउटलुक, और इसमें बताया कि सबसे अधिक ग्रीन ऑफिसेस के मामले में बेंगलुरु टॉप पर है। और ये बताया इस रिपोर्ट में कि 2019 के बाद से इसमें 36% की वृद्धि देखी गई है ग्रीन ऑफिसेस के मामले में। क्या होता है ग्रीन ऑफिसेस में आपको बताऊंगा, तो लेकिन पहले ये देख लेते हैं इस लिस्ट में टॉप पर बेंगलुरु है, दूसरे पे NCR है और तीसरे पे मुंबई को बताया गया। तो ग्रीन ऑफिसेस को समझना बड़ा आसान है। आपने ग्रीन बिल्डिंग तो नाम जरूर सुना होगा, तो इस तरह की ग्रीन बिल्डिंग होती है, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो वो ग्रीन बिल्डिंग है और ये ग्रीन ऑफिस है। वहाँ पे पूरी बिल्डिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे ऑफिसेस की बात की जा रही है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हों, अंदर भी बाहर भी, और मतलब इस तरह से वो ऑफिस डिज़ाइन हो कि वहाँ पे नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, अच्छी स्वच्छ हवा मिल सके। तो ये आपका ग्रीन ऑफिस हो गया। तो उस मामले में मतलब सबसे ज़्यादा इस तरह के ग्रीन ऑफिसेज अभी भारत में कहाँ मिलेंगे? बेंगलुरु में मिलेंगे, ये रिपोर्ट में बताया गया। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। ये महाद्वीप का नाम क्या है? तो आंसर होगा जीलैंडिया। वैसे इसके बारे में हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, 2017 में हमने इसके बारे में पढ़ा था जब इसे खोजा गया था, पर अब वैज्ञानिकों ने इसका नक्शा जारी कर दिया है और इस 8वें महाद्वीप का नाम याद रखना जीलैंडिया है। मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है और उसके नीचे न्यूजीलैंड है, तो वहीं पर है ये, मतलब न्यूजीलैंड इसी का पार्ट है। इसके बारे में बताया गया कि इसका 94% हिस्सा तो समुद्र के नीचे है, जबकि 6% जो हिस्सा है वो पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे छोटे द्वीप समूह मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये महाद्वीप गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसी का ये हिस्सा है। करीब 10.5 करोड़ साल पहले ये गोंडवाना से अलग हो गया था। गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा ना, उसी की ये बात कर रहे हैं।
तो इस ध्यान रखना, बस इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है, इसका नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में एशियन पेंट्स के सह संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम अश्विन दानी। तो एशियन पेंट्स के सह संस्थापक और गैर कार्यकारी निदेशक थे अश्विन दानी, और इनका भी निधन हो गया। अभी 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। एशियन पेंट्स, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, लेकिन वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है? अमित सिंघले। फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रही PET46 क्या है? तो आंसर होगा एंजाइम। तो अभी जर्मनी के कील यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एक एंजाइम की खोज की है, जो आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले PET प्लास्टिक को लगातार तोड़ने में सक्षम है। PET मतलब पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। ये एक सामान्य प्रकार की प्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो एंजाइम खोजा है जो प्लास्टिक को खाता है, या यूं कहूं कि उसे तोड़ता है, उसे PET46 नाम दिया गया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सैन्य उपग्रह है नूर 3, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो नूर 3 ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। नूर का मतलब होता है प्रकाश, और अभी इसको लॉन्च किया ईरान ने। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, नूरी ये किसका उपग्रह है, सैटेलाइट है? चलो फिर बताओ, हाल ही में ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार किसने शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा इरडाई। तो इरडाई ने कहा है कि वह 1 जनवरी 2024 से अपनी तरह का पहला ऑल इन वन किफायती बीमा उत्पाद बीमा विस्तार को लॉन्च करेगा। और इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति एक बीमा पॉलिसी खरीदेगा और उसे कई तरह का लाभ मिलेगा, जैसे कि जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और संपत्ति के लिए कवरेज उसे मिलेगा एक बीमा पॉलिसी खरीदने पे। तभी तो इसे कहा ऑल इन वन, एक ही में सभी लाभ। जैसे कि इसमें जीवन और दुर्घटना के लिए 2 लाख रुपए का, संपत्ति के लिए 1 लाख रुपए का, और अस्पताल में अगर कोई भर्ती है तो प्रतिदिन 500 रुपए का कवरेज मिलेगा। इरडाई की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो गई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। किस समिति की सिफारिश पे? तो आंसर होगा मल्होत्रा समिति। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? देबाशीष पांडे। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, गुड़ दूड़ और लॉटरी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है? तो आंसर होगा 28%। तो वैसे तो ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा की गई थी या ये फैसला लिया गया था, पर अभी ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया गया। मतलब अगर आप ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी या घुड़दौड़ या फिर लॉटरी से कोई पैसा जीतते हो तो उस पर आपको 28% जीएसटी देना होगा। अभी अगस्त में, अगस्त में जीएसटी की जो 51वीं बैठक हुई थी वहीं पे ये फैसला लिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? तो आंसर होगा 106वां। अच्छा, आपको याद होगा अभी सितंबर की बात है, हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने नई संसद भवन के लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल पेश किया था, जो एक महिला आरक्षण बिल था जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। जिसका उद्देश्य क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि उनको 33% आरक्षण देना। फिर हमने देखा ये लोकसभा में पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में गया, वहां पे ये पास हो गया, और जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास गया तो वहां से भी उन्होंने इसको साइन करके पास कर दिया। और उनके साइन करने के बाद ये जो बिल था, ये जो विधेयक था, ये कानून बन गया, एक्ट बन गया। कब? 29 सितंबर 2023 को। और इस प्रकार ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। अब आपके मन में अगर आए कि ये लागू कब से होगा, तो याद रखना ये 2024 में जो इलेक्शन है यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। एक्चुअली में परिसीमन के बाद ये लागू होगा। और परिसीमन कब होगा? जब जनगणना होगी, क्योंकि जनगणना होगी वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लोकसभा में इतनी सीटें बढ़ेगी, तो जो सीटें बढ़ेगी वही परिसीमन है। अगर किसी को नहीं पता तो हल्का सा मैंने समझा दिया। तो उसके बाद आप मान सकते हो 2026 के आसपास ये परिसीमन होगा, तो अगले वाले जो इलेक्शन होंगे तब से ये लागू होगा। और अगर पूछे कितने समय के लिए ये लागू होगा, तो 15 साल के लिए। फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो इसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो हर बार किया जाता है। लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे, वो सिंपल सा पूछेगा कितने सालों के लिए इसे लागू किया जाएगा या लागू रहेगा 15 सालों के लिए। करंट अफेयर्स के हिसाब से आप चीज़ें याद रखें। तो अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखें।